देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, गुड इवनिंग आकांक्षा। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, देखो हम लोग लास्ट दिन जो है मेटेरियल में जो टॉपिक कंप्लीट किए थे, दैट इज व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो हम लोग कुछ थियोरेटिकल पॉइंट ही अभी लिखेंगे, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद प्रैक्टिकल भी करेंगे जो कि स्टॉक लेवल का होगा। ठीक है। तो अभी देखो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ मटेरियल। के बाद हमें पढ़ना है मटेरियल रिक्विजिशन। ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब क्या था कि हमें जो भी मतलब एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए जितने तरीके का मटेरियल चाहिए उसका लिस्ट होता है एक्चुअली बिल ऑफ मटेरियल, और उसके बारे में बाकी और भी कुछ बोला हुआ था। अब हम लोगों ने लिस्ट डाउन तो कर लिया, हमें कितना मटेरियल, किस तरीके का मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए। ठीक है, वो तो हम लोगों ने लिस्ट डाउन कर दिया। अब खरीदने भी तो जाना पड़ेगा। ठीक है। तो मटेरियल का रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ता है। ये देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग को कुछ खरीदना है और हम लोग चले गए खरीद लिए। ठीक है, ये नॉर्मल कोई घर का बात नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन का बात है। तो अगर कुछ भी परचेस करना है तो उसका परचेस रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब सब कुछ एक सीक्वेंस में होता है। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले मटेरियल रिक्विजिशन में क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन रिसीविंग बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल। ये देखो, ये बात तुम लोग को लास्ट दिन मैंने बताया था। ये बिल ऑफ मटेरियल किसको दिया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, सेंड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर तुम लोग ये वाला थ्योरी पढ़े हो तो वहां पर देखोगे कि बिल ऑफ मटेरियल जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया जाता है। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिल्स ऑफ मटेरियल रिसीव हो गया, ठीक है, ऑन रिसीविंग बिल ऑफ मटेरियल्स विल आइडेंटिफाई इट्स टोटल रॉ मटेरियल requirement for production of finished प्रोडक्ट। ठीक है। अब सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जैसे ही बिल ऑफ मटेरियल मिल गया, मतलब बेसिकली रेसिपी। ठीक है, जिस रेसिपी किसी रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, इन शॉर्ट वी कैन से दैट इज अ रेसिपी फॉर मेकिंग ए फिनिश गुड्स। एक फिनिश गुड्स को बनाने का जो रेसिपी है, ठीक है, वही वाला होता है हम लोग का बिल्स ऑफ मटेरियल। अब जैसे ही बिल्स ऑफ मटेरियल रिसीव हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो लोग ये ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि जितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है। वो तो भेजा गया है कि जो भी प्रोडक्शन करना है उसके लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सोचा था क्या प्रोडक्शन करना है, और उन्हीं ने बिल्स ऑफ मटेरियल बनाया कि हाँ ये प्रोडक्शन करने के लिए इस तरीके का आइटम्स चाहिए। अब ये डिसाइड करेंगे कि अगर हम लोग 10,000 यूनिट फिनिश गुड्स चाहते हैं तो हमें कितने क्वांटिटी में वो रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, दिस रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट this raw material requirement they will send to the storekeeper where all the raw material is kept। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ देखो,
दिस रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट दे विल सेंड टू द स्टोर कीपर। अब उन्होंने पहले फाइंड आउट कर लेना है कि टोटल कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे मान लो अगर रॉ मटेरियल एक्स वाई दोनों चाहिए तो एक्स कितना चाहिए वाई कितना चाहिए, वो आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने वो स्टोर कीपर को भेज दिया कि इतना रॉ मटेरियल चाहिए, चेक करो स्टोर में कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। टू सेंड टू द स्टोर कीपर वेयर ऑल द रॉ मटेरियल इज केप्ट, जहां पर सारे रॉ मटेरियल है वहां पर चेक करो जितना रिक्वायरमेंट है उतना रॉ मटेरियल है भी या नहीं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हो जाएगा दिस इज नोन एज मेटेरियल रिक्विजिशन, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने लिखा इसी को बोलते हैं मेटेरियल रिक्वेजिशन। मतलब बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास बिल ऑफ मटेरियल आया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उससे ये आइडेंटिफाई किया कि अगर 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में इतना मटेरियल चाहिए तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए। फिर स्टोर में जो है उस रिक्वेस्ट को रिक्वायरमेंट के लिए इंक्वायरी भेज दिया कि देखो इतना रॉ मटेरियल है कि नहीं है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेटेरियल रिक्वेजिशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नाउ based on this requisition, storekeeper will check whether they have the required materials in the required quantity quantities लिखो quantities, or they have to purchase it now, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या हुआ है, नाउ बेस्ड ऑन दिस रिक्विजिशन स्टोर कीपर विल चेक वेदर दे हैव द रिक्वायर्ड मटेरियल इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज और दे हैव टू परचेज इट नाउ। क्या उनको उनके पास जितना मटेरियल का रिक्वेस्ट भेजा गया है स्टोर कीपर चेक करके देखेगा वो है या नहीं है। अगर नहीं है या नहीं है वो देखना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो उनको क्या अभी वो खरीदना, मतलब अगर नहीं है तो फिर खरीदना पड़ेगा, वही लिखा है मैंने कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी में है कि नहीं, और दे हैव टू परचेज इट नाउ, या फिर उनको ये वाला परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम एक चार्ट में दिखा दें, मतलब एक फ्लो चार्ट जैसा, तो ऐसे ही देखो मटेरियल रिक्विजिशन नोट मेनली 3 स्टेप में होगा। पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, देखो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रिपेयर करेगा बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। फिर उसी बिल ऑफ मटेरियल को सेंड कर दिया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेंड कर दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान करेगा कि फिनिश गुड्स के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उसका एक लिस्ट बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेंड कर देगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो स्टोर को सेंड करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी चीज को किसमें सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा, स्टोर में, स्टोर कीपर को, ठीक है। स्टोर कीपर को भेजेगा, ठीक है। अच्छा, स्टोर कीपर क्या करेगा, स्टोर कीपर जो है चेक अवेलेबिलिटी, चेक करेगा कि अवेलेबिलिटी कितना है, अवेलेबिलिटी किस चीज का, मटेरियल का, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद परचेज रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। वो तो देखो एक्चुअली नेक्स्ट वाले पॉइंट में आना चाहिए। अभी मैंने जो लिखा है उसके फ्लो चार्ट में बस इतना ही पॉइंट आएगा, ठीक है, मटेरियल रिक्वेजिशन, ठीक है। और अगर हम लोग इसके बाद परचेज रिक्वेजिशन पढ़ेंगे तो परचेज रिक्वेजिशन का देखो इसमें ये पॉइंट जो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ बाकी पॉइंट भी आएगा। देखो परचेज रिक्वेजिशन का भी हम चार्ट बना के दिखाते हैं। इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद मटेरियल प्रिपेयर बिल्स ऑफ मटेरियल, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर कीपर को भेजेगा, स्टोर कीपर अवेलेबिलिटी चेक करेगा, ठीक है। और अगर उसके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो परचेज करने का सोचेगा, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं परचेज रिक्वेजिशन। परचेज रिक्वेजिशन जो है इसका अगर हम लोग फ्लो चार्ट बनाए तो वो कुछ ऐसा होगा। देखो सबसे पहले होगा फ्लो चार्ट करने से क्या है, उसी को ऐड ऑन कर करके तुम लोग बाद में सेंटेंस बना के लिख भी पाओगे। गुड इवनिंग अर्जुन। गुड इवनिंग मैम। प्लानिंग डिपार्टमेंट, देखो मटेरियल परचेज रिक्वेजिशन का भी स्टेप यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन इसके आगे भी बढ़ेगा, वही हम लिखेंगे अभी। यहाँ पर प्रिपेयर बिल्स ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्वेजिशन, स्टोर कीपर check availability of material, फिर परचेज रिक्वेजिशन, परचेज रिक्वेजिशन, और एट लास्ट हो जाएगा परचेज डिपार्टमेंट। ये मटेरियल रिक्वेजिशन का फ्लो चार्ट है। ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया मटेरियल सॉरी परचेज रिक्वेजिशन का, परचेज रिक्वेस्ट कैसे डाला जाता है, तो सबसे पहले तो प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान करेगा कि किस तरीके का मटेरियल उसे चाहिए। वो कैसे प्लान करेगा, जो फिनिश गुड्स उसे बनाना है उसी तरीके का मटेरियल खरीदने का वो सोचेगा, जिसको बोलते हैं प्रिपेयर बिल्स ऑफ मटेरियल, मतलब किस तरीके का मटेरियल चाहिए। फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज देता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये आइडेंटिफाई करता है कि उसे कितना मतलब जितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है उसके हिसाब से जो मटेरियल इन्होंने बोला है कि ये सारे मटेरियल चाहिए वो कितने क्वांटिटी में चाहिए। तो उसके लिए पहले मटेरियल रिक्वेजिशन भेजेगा स्टोर कीपर को कि देखो लिस्ट डाउन है वो है कि नहीं है, उतने अमाउंट में है कि नहीं है। तो स्टोर कीपर अवेलेबिलिटी चेक करेगा, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में परचेस करना पड़ेगा। तो परचेस रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और परचेस रिक्वेस्ट कैसे जनरेट किया जाएगा, परचेस डिपार्टमेंट के पास जो है परचेस रिक्वेस्ट जनरेट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये हम लोग का हो गया परचेज रिक्वेजिशन का फ्लो चार्ट। अगर तुम लोग को परचेज रिक्वेजिशन नोट क्या है ये पूछा जाए तो ये फ्लो चार्ट समझने से ही तुम लोग इससे कोई भी आंसर लिख पाओगे, ठीक है, छोटा बड़ा कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। मेटेरियल कॉस्ट
कंट्रोल। ठीक है, मटेरियल का कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है वो तो हम लोगों ने देखा, परचेस कॉस्ट, एसोसिएटेड कॉस्ट। अब मटेरियल का ये कॉस्ट जो है इसको तो कंट्रोल में भी रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कितना भी मटेरियल का खर्चा हो रहा है होने दो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। और ऊपर से ज्यादा कॉस्ट को रिड्यूस करने के चक्कर में क्वालिटी हैम्पर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग the material cost is known as cost control. The act of controlling the material cost, material cost को कंट्रोल करने का जो एक्ट है, मतलब जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल ही बोलेंगे। ठीक है, हियर एक्चुअल material cost is compared with budgeted material cost to find out deviations and corrective measures are taken to rectify the these deviation। बताते हैं, देखो क्या लिखा है। द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्ट हम लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसी को कॉस्ट कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, हियर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद बजटेड मटेरियल कॉस्ट। बजटेड मटेरियल कॉस्ट का मतलब है एस्टिमेटेड। ठीक है, जैसे हम लोग कभी भी मार्केट में जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो अगर हमारा कोई प्री नॉलेज होता है तो हम लोग उसका एक बजट बना सकते हैं कि भाई ये सारी चीजों को खरीदने जाएंगे तो हमारा कम से कम 1,000 रुपए लगेगा कि 5,000 रुपए लगेगा, बजट कॉस्ट। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जब गए हम लोगों ने सोचा था 1,000 रुपया लगेगा, लेकिन लगा 1,200 रुपए। तो अब ये क्यों लगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ये जो डिफरेंस हुआ, हम लोगों ने सोचा था ये तो चीज 1,000 में आ जाएगा, लेकिन आया 1,200 में। तो ये जो 200 का डिफरेंस हुआ इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, डेविएशन जो है स्टैटिस्टिक्स में ये लैंग्वेज काफी यूज होता है। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, कोई भी दो चीज का गैप, उसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो 1,000 था फॉर एग्जांपल, और हम लोग का एक्चुअली उस रिगार्डिंग कॉस्ट इनकर्ड हो गया 1,200। तो हमेशा क्या ज्यादा ही होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ज्यादा ही होगा, कम भी हो सकता है। हम लोगों ने सोचा था 1,000 रुपए लगेगा, 900 रुपए में काम बन गया। ठीक है, तो 100 रुपए का हमारा फेवरेबल हुआ। यहाँ पर इसको बोलते हैं एडवर्स। फेवरेबल मतलब अच्छा, क्योंकि देखो सोचा था 1,000 का खर्चा होगा बट हुआ 900 का, सोचा था 1,000 का खर्चा होगा बट 1,200, तो इसे बोलते हैं एडवर्स। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर कि कंपेयर करेंगे बजटेड कॉस्ट के साथ जो है एक्चुअल कॉस्ट का, इससे हमें जो डेविएशन फाइंड आउट होगा कंपेयर करने पे, ठीक है, उससे हम लोग करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं टू रेक्टिफाई दिस डेविएशन, ताकि आगे जाके ये गैप ना हो। तो अब ये गैप क्यों हुआ वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या प्रोडक्ट का दाम ही बढ़ गया था इसीलिए हमें 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा? मतलब हमें रीजन फाइंड आउट करना है, और उसके हिसाब से हमें नेक्स्ट जब हम लोग अपना बजट सेट करेंगे तो ऑब्वियसली 1,200 पे करेंगे, 1,000 पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चला कि ये चीज का जो प्राइस है वो भी 1,000 नहीं 1,200 है। ठीक है, या फिर अगर 900 है तो भी हम लोग फिर आगे जाके प्राइस सेट 900 पे लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्यों हमारा ये डेविएशंस दिख रहा था, तो हम लोग क्या है अपना जो करेक्टिव एक्शंस है वो ले पाएंगे। ठीक है, और जो डेविएशंस आ रहा है उसको फ्यूचर में हम लोग रेक्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का मतलब। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल करने का फायदा क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल
कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, हम लोग ये मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे वो तो सोच रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि हम लोगों ने अपना जो एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट सोचा था और मार्केट में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस आया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए? हम कुछ पॉइंट जस्ट लिख बोल देते हैं पॉइंट। ठीक है, तुम लोग उसको एलाबोरेट करके लिख सकते हो अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो। ठीक है, देखो क्वालिटी। ठीक है, हमें मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल क्यों करना है? अगर ऐसा ना हो कि हम लोग बहुत महंगा मटेरियल खरीद रहे हैं लेकिन उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं, या फिर इतना चीप खरीद रहे हैं कि क्वालिटी अच्छा नहीं। ठीक, तो हमें मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करेंगे तभी अच्छे क्वालिटी वाले चीजों को कम पैसे में ले पाएंगे। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? क्वालिटी अच्छा हो और उसका कॉस्ट भी कंट्रोल में रहे। ठीक है, मतलब अच्छा क्वालिटी का लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा चला जाए वो भी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन एकदम पोर क्वालिटी का भी हम लोग ले नहीं सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का क्या है? अगर हम लोग अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रखेंगे ना तो ही हम लोग क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्राइस। ठीक है, हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिफाइन करने में भी आसान होगा अगर हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। अगर हम लोग महंगा खरीद के लेके आएंगे रॉ मटेरियल तो हमारे प्रोडक्ट का जो फिनिश गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर हम लोग रॉ मटेरियल को ही कॉस्टली खरीद लेंगे, ठीक है, हम लोग मैनेज नहीं कर रहे अपने कॉस्ट को, कॉस्टली खरीद लेंगे तो हम लोग का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के ही तो सेलिंग प्राइस होता है। अगर ये एक्सेसिवली हाई हो जाएगा किसी भी रीजन से तो फिर हम लोग का सेलिंग प्राइस भी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइस भी हमें ध्यान में रखना है। अगर प्राइस को भी हमें सही सही डिटरमाइन करना है तो फिर हमें मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो। रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो। ठीक है, तो हमें मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने से क्या होगा? अगर हम लोग अपना जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें देखो हमें रेगुलर मटेरियल का फ्लो चाहिए। मतलब प्रोडक्शन बंद हो जाए ये तो कोई अच्छा बात नहीं है कि हमारे पास मटेरियल खत्म, हम लोगों ने ऐसे कोई सप्लायर से ले लिया जिसने पहले तो वो मतलब जिसने बोला तो था कि दे देगा लेकिन वो रॉ मटेरियल का फ्लो नहीं करवा पाया। मतलब रॉ मटेरियल जैसे उसे सप्लाई देना था वैसे नहीं दे पाया, बीच में उसने सप्लाई बंद कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हैं तो हम लोग का प्रोडक्शन फ्लो भी रहेगा। जैसे देखो अगर हम लोग बहुत महंगा खरीद ले रहे हैं, ठीक है, देखो सप्लायर का यहाँ पर कैसे इम्पैक्ट आएगा। मान लो हम लोग बहुत महंगा खरीद रहे हैं तो कभी कभी हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे पैसा। ठीक है, कि भाई इतना महंगा मटेरियल अभी तो नहीं खरीद पाएंगे, इतना पैसा नहीं है, तो फिर रेगुलरली प्रोडक्शन नहीं होगा कभी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से इस पॉइंट को हमें आइडेंटिफाई करना है कि रेगुलर प्रोडक्शन फ्लो जो है वो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो मेंटेन स्टॉक आउट क्वांटिटी। ठीक है, हमें क्या करना है? स्टॉक आउट नहीं होना है। ठीक है, मतलब मटेरियल में हम लोग इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल रख ही नहीं पा रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम लोग स्टॉक आउट सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। और स्टॉक आउट होने से क्या होगा? लेबर बैठा रहेगा क्यों और काम बंद रहेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर हमें मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में रखेंगे तो हम लोग अपना स्टॉक आउट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टॉक आउट जैसे देखो बहुत ज्यादा महंगा लेंगे तो फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो स्टॉक आउट होने का चांसेस होगा। तो अगर कॉस्ट को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा स्टॉक आउट भी नहीं होगा। ठीक है, और इस पे लास्ट पॉइंट रिडक्शन इन वेस्टेज। ठीक है, रिडक्शन इन वेस्टेज जो है देखो अगर हम लोग अपना प्रोडक्शन करते वक्त ज्यादा वेस्टेज कर रहा है, जो भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है वो ज्यादा वेस्टेज, देखो एक नॉर्मल वेस्टेज तो होता ही है। जैसे घर पे भी खाना बनता है तो कुछ ना कुछ देखोगे गैस के आसपास गिर ही जाता है, जैसे कि थोड़ा नमक गिर गया, मसाला गिर गया। ठीक है, वो तो देखो थोड़ा इधर उधर गिर ही जाता है। ठीक है, वो तो नॉर्मल वेस्टेज है, उतना तो होगा ही। अब ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ भी नहीं एकदम मतलब नीट एंड क्लीन होगा, वैसा नहीं होता है, बाद में नीट एंड क्लीन कर लेते हैं हम लोग। तो रिडक्शन इन वेस्टेज का मतलब हो गया कि अगर हम लोगों का जो मटेरियल काम करते वक्त यूज हो रहा है वो अगर एक्सेसिवली वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, मतलब जो होना चाहिए नॉर्मल वो तो हो रहा है, वो तो होगा, उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक्सेसिवली वेस्टेज हो रहा है तो फिर हमें ज्यादा ज्यादा मटेरियल खरीदना पड़ेगा। और अगर हमें ज्यादा मटेरियल इस वजह से खरीदना पड़ रहा है क्योंकि वेस्टेज हमारा एक्सेसिवली हो रहा है तो भी हमारा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में इंपैक्ट आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो
हमें क्वालिटी, प्राइस, प्रोडक्शन फ्लो, मेंटेन ऑफ स्टॉक आउट क्वांटिटी, रिडक्शन इन वेस्टेज, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट को तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो हम लोग, ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट। टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने का टेक्निक क्या है, कैसे हम लोग अपने मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल रखें। कंट्रोल रखने से हमें ये सब फायदा मिलेगा, वो तो समझ में आया, हमारा क्वालिटी अच्छा रहेगा, प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगा प्रोडक्ट का, रेगुलर प्रोडक्शन का फ्लो रहेगा। ठीक है, हम लोग स्टॉक आउट सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे, हमें अपना वेस्टेज भी रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल में रखें, तो पहला पॉइंट है कंट्रोल ओवर मटेरियल परचेज प्रोसीड्यूर। ठीक है, पहला है कंट्रोल ओवर मटेरियल परचेज प्रोसीड्यूर। हमें परचेज प्रोसीड्यूर पे कंट्रोल रखना चाहिए। परचेज प्रोसीड्यूर तो मैंने बताया था, जैसे हम लोग जो है पहले टेंडर बुलाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले दिन डिस्कस किया था ना कि हम लोग क्या हमें जो भी मटेरियल चाहिए वो तो कोई मतलब कम क्वांटिटी में नहीं चाहिए कि खुद जाके मार्केट से खरीद ले। हम लोग क्या करते हैं, टेंडर बुलाते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, फिर सप्लायर अलग अलग सप्लायर अपना कोटेशन भेजता है। ठीक है, फिर हम लोग एक मीटिंग बुलाते हैं, फिर वो सारे कोटेशन को ओपन करते हैं, फिर हमें जो बेस्ट सप्लायर रहता है उसका बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कितना अच्छा है, वो पहले मार्केट में काम करता था कि नहीं, इस तरीके का चीज सप्लाई करता था कि नहीं, ये सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो यही होता है परचेज का प्रोसीड्योर। तो परचेज के प्रोसीड्योर में अगर हमारा कंट्रोलिंग रहेगा तो मटेरियल का कॉस्ट भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग सही सप्लायर से सही चीज कम दाम में अच्छा वाला चीज लेंगे तो हमारा मटेरियल कॉस्ट भी कंट्रोल रहेगा। तो परचेज का जो प्रोसीड्योर है उसमें कंट्रोलिंग रहेगा तो मटेरियल का कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे कंट्रोल ओवर मटेरियल इश्यूज डॉक्यूमेंटेशन। फिर लिखा हुआ है कंट्रोल ओवर मटेरियल इश्यूज डॉक्यूमेंटेशन। मतलब मटेरियल इश्यूज का मतलब देखो, मटेरियल परचेज होने के बाद स्टोर में चला जाता है। ठीक है, और जब भी प्रोडक्शन के लिए मटेरियल का जरूरत होता है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इशू करना, मटेरियल का इशू होना। ठीक है, तो मटेरियल इशू हो रहा है तो कब कितना कौन सा मटेरियल इशू हो रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन हमें जरूर करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ते हैं फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, कैसे करके मटेरियल इशू हो रहा है, उसके बाद कितना मटेरियल रह जा रहा है क्लोजिंग स्टॉक में, उसका वैल्यूएशन करने के लिए ये कुछ मेथड्स यूज होता है, इस पे कैलकुलेशन भी होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो मटेरियल खरीदने के बाद इशू कर रहे हो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, मतलब पेपर वर्क होना चाहिए, ताकि हमें बाद में पता चले, जब मान लो हम लोग 1 मंथ बाद या 1 वीक बाद चेक करें तो हमें पता चले कि हम लोगों ने कितना मटेरियल जो है इशू किया। अगर हम लोग कोई भी इस पे कंट्रोलिंग नहीं रखेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे ही खत्म हो बोलेंगे जाओ लेके आओ। अब हमें चेक भी तो करना चाहिए कि हम लोग जो इशू कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन में चेक करना चाहिए कि हम लोगों ने इशू किया, या फिर बाई चांस चोरी हो गया, कुछ तो हुआ तो देखना पड़ेगा। मान लो हमारे पास 10 यूनिट गोडाउन में था। ठीक है, अब उसमें से हम लोगों ने 8 यूनिट भेजा था, तो 2 यूनिट हमारा 8 यूनिट इशू किया था, 2 यूनिट रहना चाहिए। मान लो 2 यूनिट चोरी हो गया। ठीक है, और हम लोगों को कैसे पता चलेगा, अगर हम लोगों ने इस चीज को लिखा होगा कि हम लोगों ने 8 यूनिट ही यूज किया था और बाकी नहीं किया था, तो ही हमें पता चलेगा 2 यूनिट और भी रहना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कुछ लिखा हुआ नहीं यार, इतने सारे मटेरियल में, मैंने तो एक ही एग्जांपल दिया, इतने सारे मटेरियल पे कितना पड़ा हुआ होना चाहिए, हमारे पास कोई हिसाब है ही नहीं। तो इसका मतलब हम लोग फिर बोलेंगे जाओ लेके आओ मटेरियल खरीदो, लेकिन हमारे पास तो दो दो यूनिट मटेरियल रहना चाहिए था ना। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट पे कंट्रोल होगा, नहीं तो हमें क्या होगा, अगर हम लोग बिना सोचे समझे नहीं ध्यान रखते हैं कि हमारा कितना रहना चाहिए, इश्यूज कितना हुआ था, और हम लोग खरीदते जाएंगे तो हमारा मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे कंट्रोल ओवर मटेरियल अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो ये पॉइंट और इसके पहले वाला जो पॉइंट था
जो कि इश्यूज डॉक्यूमेंटेशन लगभग एक ही जैसा है। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमें मेटेरियल रिलेटेड हर एक चीज का रिकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर जैसे मैंने इशू का डॉक्यूमेंटेशन का लिखा है, यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर का मतलब है ओवरऑल मेटेरियल का कितना परचेज हुआ, कितना हम लोगों ने इशू किया और कितना अभी बचा हुआ, ये पूरे चीज का एक अकाउंटिंग यानी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर इसका पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा तो हमारा मेटेरियल कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि हम लोगों ने कब कितने रुपए का मटेरियल खरीदा, कब कितना मटेरियल हम लोगों ने इशू किया और अभी हमारे पास कितना मटेरियल है, तो हमें फ्यूचर में कब मटेरियल खरीदने का जरूरत होगा। तो इस हिसाब से हम लोग अपने मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो, ठीक है। तो एक टॉपिक होता है रेशियो बोल के, ठीक है, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है, ठीक है, और इसके अलावा अकाउंट्स में भी होता है, ठीक है, और कॉस्ट में भी होता है, लेकिन कॉस्ट में सारे रेशियोज नहीं होते। जैसे तुम लोगों ने अगर बचपन में, बचपन यानी हम बोल रहे 12 में शायद पढ़ा हो रेशियो के बारे में। रेशियो जैसे करेंट रेशियो होता है, ठीक है, स्टॉक करेंट रेशियो होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो होता है, क्रेडिटर का रेशियो होता है, इसे ऐसे अलग अलग रेशियोज होते हैं। रेशियो का काम क्या है? रेशियो का काम है, रेशियो हमें एक रेंज बताता है। जैसे देखो हमारे बॉडी में हर एक चीज का एक रेंज होता है ना, कि उससे कम ज्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ इस इंसान को ये बीमारी हो गया है, ठीक है। जैसे कि हर एक चीज का एक जो है मतलब लिमिट होता है कि इतने से इतना ये होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही जैसे करंट, जैसे हम बताते हैं रेशियो का एग्जांपल हम देते हैं, करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो का एग्जांपल होता है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने करंट एसेट है, जितने करंट लाइबिलिटी है, ऐसे डिवाइड करने से हमारा 2:1 के अंदर अगर आंसर आता है, 2:1 मतलब अगर 2 गुना करंट एसेट है तो 1 गुना करंट लाइबिलिटी होना चाहिए। इसको स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड माना जाता है कि हमेशा एसेट लाइबिलिटी से 2 टाइम्स एक्स्ट्रा हो, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि कंपनी जो है वो हेल्दी है, ठीक है, कंपनी जो है वो हेल्दी है। उसी तरीके से अगर हमें अपने मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो यहाँ भी हम लोग कुछ कंट्रोल रेशियोज का यूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में है कि नहीं। जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इन्वेंट्री में जो हमारा रेशियो यूज होता है उसका नाम है, यहाँ पर चाहो तो लिख लो, यहाँ पर हम लोग कौन सा रेशियो सीखेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी एक बार बता देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि पूरे साल में कितना बार मेरा स्टॉक जो है वो टर्नओवर, टर्नओवर नॉर्मली तुम लोग समझोगे कि सेल को बता रहा है, यहाँ पर टर्नओवर का मतलब सेल नहीं होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है, कि हमारे गोडाउन से कितना बार फैक्ट्री में मटेरियल गया, और ये जितना ज्यादा बार जाएगा उतना अच्छा। देखो हमारा मटेरियल जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में काफी डिमांड होगा, तो प्रोडक्शन होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, तो हम लोग मटेरियल को इशू किए जा रहे हैं, तो हमारा टर्नओवर यानी मटेरियल का जो मूवमेंट है वो काफी अच्छा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के थ्रू से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इन्वेंट्री मतलब हम लोग का इन्वेंट्री जो है वो हमारा मटेरियल कॉस्ट, मतलब एक्चुअली मटेरियल कॉस्ट हमारा कितना कंट्रोल में है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, जिसमें कौन से रेशियो के थ्रू से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के थ्रू से, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री यूजिंग एबीसी एनालिसिस, JIT बताते हैं। देखो हम लोग कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री का, मतलब इन्वेंट्री को रखने का, ठीक है, इन्वेंट्री को स्टॉक करने का। जैसे कि देखो एबीसी एनालिसिस ये एक तरीके का मेथड है जिसमें हम लोग अपना स्टॉक को रख सकते हैं। एक होता है JIT, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। VED भी होता है, वेद एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैंने 2 ही नाम लिखा है, तो यहाँ पर देखो JIT वाला बताते। JIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, ठीक है, जस्ट इन टाइम इसका फुल फॉर्म होता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम जस्ट एक बार बता देते हैं, तुम लोग को थोड़ा सा ये पॉइंट समझ में आएगा कि कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया।
अब जीआईटी का मतलब क्या होता है? जीआईटी का मतलब जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब हम लोग एक ऐसे सप्लायर के साथ हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिनको हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अपने गोडाउन में मटेरियल को स्टॉक नहीं करेंगे, ठीक है? तो फिर हमारा तो स्टॉक आउट हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, अगर हम लोग जीआईटी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, जब भी हमारा मटेरियल खत्म होगा बोलते साथ वो मुझे भेज देगा, इसीलिए इसका नाम है जस्ट इन टाइम, ठीक है? टाइम के अंदर वो मुझे सेंड करेगा, जितने टाइम के अंदर मुझे चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके का अलग अलग मेथड्स जो है इन्वेंटरी रिगार्डिंग यूज करके हम लोग अपने मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज पे अगर हम लोग एक प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, पर्टिकुलर प्रोसेस को, तो हमारा कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। जैसे देखो, तुम लोगों का सबका देखो चार चार सब्जेक्ट है मान लो, ठीक है? तो चार सब्जेक्ट को तुम लोग जो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को अगर पढ़ोगे तभी ना तुम लोग के पढ़ाई पे कंट्रोल आएगा। एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, बाकी तीन पढ़ रहे हो, तो फिर वो तो खराब होता जाएगा ना। तो वही चीज हो रहा है कि हमें कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें मेटेरियल रिलेटेड हर एक चीज पे अपना कंट्रोलिंग रखना चाहिए। जैसे कितना परचेज कर रहे हैं, कितना इशू कर रहे हैं, क्या ये सारे चीज को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या इसका कंडीशन पता करने के लिए हमारे पास कोई कंट्रोल रेशियोज है तो उसका यूज करना, और किस तरीके से खरीदे गए इन्वेंट्री का हम लोग यूज करें, उसके लिए अलग अलग मेथड्स। तो ये सारे चीजों को अप्लाई करके हम लोग अपने मेटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इस पॉइंट का नाम है टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मेटेरियल कंट्रोल। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। मटेरियल कंट्रोल तो हम लोग कर लेंगे ये सब टेक्निक को यूज करके, तो ये करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग अगर अपना मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा क्या क्या फायदा है? तो पहला लिखो, मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अगर हम लोग अपने मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है, तो फिर हमें जो भी मटेरियल चाहिए वो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में भी रख सकते हैं, जरूरत पे जीआईटी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो मिनिमाइज कर पाएंगे हमारे प्रोडक्शन का इंटरप्शन पे, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्टॉक आउट हो गया, स्टॉक आउट हो गया, हमारा प्रोडक्शन बंद हो गया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग मटेरियल कॉस्ट पे कंट्रोल रखेंगे तो हमारा स्टॉक आउट होने का चांसेस भी कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट, रिडक्शन इन वेस्टेज, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अगर हम लोग मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा जो वेस्टेज है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है? मतलब बेकार में वेस्टेज नहीं होगा, जो नॉर्मल वेस्टेज है वो तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, ठीक है? अगर हमारे पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन कैसे होगा? अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर, ठीक है, या फिर इश्यूज डॉक्यूमेंटेशन, हम लोग जो भी मटेरियल इशू कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरे प्रोसीड्यूर का, ठीक है, कैसे करके मटेरियल कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है एडिक्वेट इंफॉर्मेशन का मतलब वही, हमारे पास जितने तरीके का मटेरियल है वो सारे मटेरियल का हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा अगर हम लोग मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को फॉलो करते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट हो जाएगा कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, ठीक है? तो हम लोग कस्टमर से जो भी ऑर्डर ले रहे हैं प्रोडक्ट बना के देने का, अगर हम लोग मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल फॉलो करेंगे तो हमारे पास स्टॉक आउट नहीं होगा, हमारे पास कम दाम में अच्छा वाला मटेरियल अवेलेबल रहेगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जो भी ऑर्डर लेंगे वो टाइम पे हम लोग एग्जीक्यूट करके दे पाएंगे, ठीक है? इससे गुडविल बनता है, ठीक है, गुडविल बढ़ेगा। देखो, अगर कोई भी प्रोडक्शन सेंटर कुछ भी ऑर्डर ले रहा है और बोल रहा है कि हम 15 दिन में दे देंगे, तो 15 दिन में ही उसे देना चाहिए, इससे गुडविल बनता है, ठीक है? अच्छा बोला जाता है कि देखो ये एफिशिएंट है, अच्छा काम करते हैं, ठीक है? तो कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम ये भी हम लोग कर पाएंगे अगर हम लोग मटेरियल कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है? फिर लास्ट पॉइंट इसका, ऑप्टिमाइजेशन
ऑफ मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है। हम लोग मेटेरियल के कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, ठीक है, ऑप्टिमाइज कर पाएंगे अगर हम लोग मेटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को फॉलो करते हैं तो। अच्छा, अब देखो मैंने तुम लोग को यहाँ पर परचेज रिक्विजिशन जो ऐसे लिखवाया था, ठीक है, इसको हम लिखवा भी देते हैं, ठीक है, एक बार लिखवा भी देते हैं। देखो पॉइंट पॉइंट करके लिखवा देते हैं। यहाँ पर हेडिंग कर लो परचेज रिक्विजिशन। A purchase request, a purchase requisition is a form used for making formal request to the purchasing department to purchase material. Purchase requisition are usually initialized by हाइफन देके पॉइंट लिखवाते हैं नीचे। तो देखो मैंने क्या लिखा है, परचेज रिक्विजिशन क्या है, ये एक फॉर्म है जो यूज किया जाता है फॉर मेकिंग फॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है। फॉर्मल रिक्वेस्ट अगर हमें जनरेट करना है मटेरियल परचेज का, किसके पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। तो परचेज रिक्विजिशन जनरेट होता है टू परचेज मटेरियल। परचेज रिक्विजिशन आर यूजुअली इनिशियलाइज्ड बाय, यहाँ पर पहला पॉइंट, ए स्टोर डिपार्टमेंट फॉर रेगुलर and standard item held in store, held in store बताते हैं, एक बार लिख लो। The production control department for special material required for specific job. Next, the maintenance department for maintain equipment and item of capital expenditure. Our last point, the heads of department for office equipment. The heads of department for office equipment, ठीक है। देखो बताते हैं क्या लिखा है। तो देखो जो परचेज रिक्विजिशन था वो तो तुम लोग को प्रोसेस समझ में आया, कैसे परचेज रिक्विजिशन जनरेट होता है, वही लिखा है। ए परचेज रिक्विजिशन इज ए form used for making formal request to the purchasing department. Purchasing department को जो formal request भेजा जाता है मटेरियल परचेस करने के लिए, उसी को हम लोग परचेज रिक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन जो है वो
क्या किन किन चीजों से इनिशियलाइज्ड होता है? ए स्टोर डिपार्टमेंट फॉर रेगुलर एंड स्टैंडर्ड आइटम हेल्ड इन स्टोर, ठीक है। जो स्टोर डिपार्टमेंट है वहां पर रेगुलरली जो भी स्टैंडर्ड आइटम रखा जाता है उससे, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। अगर कोई स्पेशल कुछ ऑर्डर आ गया, जॉब का मतलब क्या है, पर्टिकुलर किसी कस्टमर ने किसी चीज का डिमांड किया है, किसी तरीके का प्रोडक्ट का, और हम लोग वो डिमांड मतलब वो जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट कर लिए, तो वो स्पेसिफिक जॉब के लिए अगर हमें कोई स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉर मेंटेनिंग इक्विपमेंट एंड आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उनका काम क्या होता है, इक्विपमेंट वगैरह को मेंटेन करना, ठीक है। तो इक्विपमेंट जो भी है, मेंटेन इक्विपमेंट एंड आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इक्विपमेंट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब अगर हम लोग कुछ इक्विपमेंट खरीदते हैं, जैसे मतलब जिससे जिसके थ्रू से हम लोग अपने मशीन्स वगैरह को मेंटेन करते हैं, तो इक्विपमेंट क्या हो गया, एसेट हो गया ना। तो इस पे जो किया गया खर्चा है वो तो कैपिटल नेचर का है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वही बोल रहा है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो इक्विपमेंट को मेंटेन करता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां जहां हो रखा है उसको मेंटेन करता है, उसका इनिशियलाइजेशन के लिए जो है यहाँ पर हम लोग का परचेज रिक्विजिशन जो है यूज होता है। फिर यहाँ पर बोला है द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट के लिए जो भी डिपार्टमेंट्स जो मतलब जो ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में डिटेल्स रखते हैं, ठीक है, वो डिपार्टमेंट, द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। तो परचेस रिक्विजिशन और ये इन सारे जगह पे इनिशियलाइज्ड, इन इन सब चीजों से इनिशियलाइज्ड होता है, ठीक है। तो अगर परचेस रिक्विजिशन पूछे तो तुम लोग ये लिख सकते हो और उसके साथ ये वाला दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा पूरा हम लोग का रेडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसको उसके नीचे ऐड कर देना है, ठीक है। परचेस रिक्विजिशन के नीचे इस डायग्राम को अगर ऐड कर दोगे तो ये पूरा एक नोट बन जाएगा, ठीक है। ये वाला वहां ऐड कर देना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक फ्लो चार्ट और लिखेंगे, ठीक है। प्रोसीड्यूर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदने का जो प्रोसेस है उसको अगर फ्लो चार्ट के थ्रू से दिखाना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आ जाएगा रिसिप्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले स्टोर डिपार्टमेंट के पास अगर अवेलेबल मटेरियल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन बोलेगा कि ये परचेज करना है, स्टोर में नहीं है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ मटेरियल सप्लाई, ठीक है। अब मटेरियल जो मतलब कहाँ से हमें लेना है उसका सोर्सेस हमें ढूंढना पड़ेगा, मतलब कौन सा सप्लायर ऐसा है जो हमें ये मटेरियल सप्लाई कर सकता है, ठीक है। फिर रिसीव कोटेशन, मतलब वही टेंडर वगैरह बुलाया जाएगा, उसके बाद कोटेशन लिया जाएगा, कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कोटेशन लेंगे अलग अलग सप्लायर से, ठीक है। फिर एनालिसिस करेंगे कोटेशन का, एनालिसिस कोटेशन फॉर प्राइस कि कितने में दे रहा है, क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी, क्वांटिटी, टर्म ऑफ पेमेंट मतलब सप्लायर को कैसे पेमेंट करना है, क्या सप्लायर हमें क्रेडिट पीरियड अलाउड करेगा, जैसे कि अभी ले लिया तो पेमेंट 2 मंथ्स बाद करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है टर्म्स, ठीक है। टर्म ऑफ पेमेंट मतलब कितना फ्लेक्सिबिलिटी है इसका, डिस्काउंट, क्या हमें कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह मिल रहा है, एटसेट्रा। ये सारी चीजों को हमें एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, सारी चीजों को देखने के बाद सिलेक्ट करना है सुटेबल सप्लायर आफ्टर नेगोशिएशन,
ठीक है। नेगोशिएशन करके हम लोग सुटेबल सप्लायर को आइडेंटिफाई करेंगे या फिर सिलेक्ट कर लेंगे। गिव परचेज ऑर्डर टू सप्लायर, फिर उस सप्लायर को परचेज ऑर्डर दे देंगे। इसके बाद रिसीव मेटेरियल्स एंड इंस्पेक्ट देम। जैसे ही हमें मटेरियल मिल जाएगा हम लोग उसे इंस्पेक्ट करेंगे कि जो दिखाया था क्या वही चीज दिया है कि नहीं दिया है। फिर एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है। फिर हम लोग एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसिप्ट करेंगे मटेरियल का। और उसके बाद लास्ट यहाँ पर इधर एरो देके लिख देते, ठीक है। तुम लोग का जगह है तो इसके नीचे लिख लो, चेक द बिल एंड पास इट फॉर पेमेंट। चेक द बिल एंड पास इट फॉर पेमेंट। ठीक है। फिर सप्लायर के पास से हमें जो बिल मिलेगा वो चेक करेंगे, फिर उसे पास कर देंगे पेमेंट करने के लिए। कहाँ पर? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। ठीक है। वो लोग इसे पेमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग परचेज रिक्विजिशन को एक्सेप्ट करेंगे स्टोर डिपार्टमेंट से, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट के पास अगर मटेरियल का अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो वो परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर हमें फाइंड आउट करना है कि हमें ये मटेरियल कहाँ मिलेगा जिसका रिक्वेस्ट आया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वैसे सप्लायर को ढूंढेंगे, फिर सबके पास से कोटेशन ले लेंगे, हर एक सप्लायर जो भी कोटेशन देगा, फिर सारे कोटेशन को एनालिसिस करेंगे। कोटेड प्राइस से, क्वालिटी से, जो भी मटेरियल दिया जाएगा, क्वांटिटी, पेमेंट टर्म, डिस्काउंट, हर एक चीज को ध्यान से देखेंगे। जो भी हमें देखना चाहिए जब भी हमें कोई सप्लायर सिलेक्ट करना है और उससे मटेरियल लेना है, सारी चीजों को ध्यान से देख के फिर एक सूटेबल सप्लायर हमारे लिए सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसको परचेज ऑर्डर दे देंगे, फिर प्रोडक्ट रिसीव करेंगे, फिर उसको इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे जो मांगा था वही दिया है कि नहीं। फिर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट करेंगे, आफ्टर दैट बिल रिसिप्ट कर लेंगे और उसके बाद पेमेंट के लिए उस बिल को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज देंगे। ठीक है। तो ये हो गया प्रोसीड्यूर फॉर परचेज ऑफ मटेरियल। इसको मैंने ऐसे फ्लो चार्ट में लिखवा दिया, तुम लोग इसको चाहो तो लैंग्वेज में एडिट करके भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल। ठीक है। इससे हमारा जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा इस पॉइंट से। ठीक है। सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल। तो जो हम लोग मटेरियल स्टॉक करके रखते हैं उसका अलग अलग स्टॉक लेवल होता है। जैसे पहला री ऑर्डर लेवल। ठीक है, री ऑर्डर लेवल। सेकंड हो जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फिर नेक्स्ट हो जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल। ठीक है। तो देखो सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल, क्या क्या स्टॉक लेवल हमें सेट करना पड़ता है अपने स्टॉक के लिए। रीऑर्डर लेवल सेट करना पड़ता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल। जैसे अगर हम इसको नॉर्मल बताएं, ऐसे देखो रीऑर्डर लेवल मतलब जैसे मैंने बोला था कि जैसे घर पे कितना चीनी रहते रहते हम लोग नेक्स्ट टाइम चीनी लेने चले जाएंगे, मतलब रीऑर्डर लेवल हमारा कितना होना चाहिए। जैसे मान लो ये कंटेनर है 1 kg का। ठीक है। इसमें 1 किलो चीनी आ जाता है। ठीक है, 1 kg चीनी आ जाता है। अब रोज ये चीनी यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो यूज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन पर डे। डेली चीनी यूज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन पर डे। अब क्या होता है कि एकदम खत्म होने के बाद अगर हम लोग ऑर्डर करेंगे वो तो स्टॉक आउट सिचुएशन होगा, फिर घर पे बैठे रहो चाय भी नहीं पी पाओगे। ठीक है,
तो क्या होता है, कुछ अमाउंट रहते रहते ही हम लोग ऑर्डर करते हैं, कुछ अमाउंट रहते रहते ही ऑर्डर करते हैं। अब ये अमाउंट किस चीज पे डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि अब दिख रहा है कि चीनी 2 दिन चलेगा, कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि डेली का हमारा कंजम्पशन कितना है। अब हमें दिख रहा है कि अभी जितना चीनी है वो और ओनली 2 डेज जो है ये हमारा चलेगा। अब हम लोग चाहते हैं कि ऑर्डर दे दे। ऑर्डर देने से क्या होगा, हम लोगों ने मान लो सोच लिया कि कल जाके मार्केट से चीनी लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब कल लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, मतलब जैसे ही कंजम्पशन होना स्टार्ट हुआ, अब 2 दिन का ही चीनी बचा है, मतलब ये डब्बे में बस इतना चीनी बचा है, ठीक है। अब इतना चीनी बचा है और 2 दिन इसे और यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग लेने चले जाते हैं फिर चीनी लेके आ जाते हैं तो ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन से लेवल पे फिर से चीनी खरीदा, इस लेवल पे जब हमारा 2 दिन का कंजम्पशन हमारे पास पड़ा हुआ था, ठीक है। 2 दिन का कंजम्पशन हमारे पास पड़ा हुआ था, तब हम लोगों ने खरीदने का सोचा। तो वो जो लेवल था, ठीक है, ये जितना क्वांटिटी रहते रहते हम लोगों ने खरीदा, उस क्वांटिटी को जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम रीऑर्डर लेवल दिखाते हैं लिख के और इसका फॉर्मूला भी बताते हैं। पहला, री ऑर्डर लेवल, it is the level of inventory in the store at which an order should be placed with supplier, ठीक है। अब इस चीज को अगर बिजनेस के साथ रिलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टोर, स्टोर में उतना इन्वेंट्री रह रहा है एट विच एन ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, जिसके रहते रहते हम लोग ऑर्डर फिर से प्लेस करेंगे, किसके पास, सप्लायर के पास, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, देखो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, री ऑर्डर लेवल इक्वल टू हो जाता है, इसको ब्रैकेट में ROL लिख लो, शॉर्टकट में इसे ROL बोलते हैं, इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मतलब मैक्स यूटी, ठीक है, मैक्स यूटी। इसको मतलब याद रखने के लिए, ये जो है ये तुम लोग याद रखने के लिए यूज करना, ठीक है। मैक्स यूटी, ROL इक्वल टू मैक्स यूटी, U फॉर यूसेज और T फॉर लीड टाइम। समझाते हैं क्या है लीड टाइम, ठीक है। ये पूरा ही फॉर्मूला समझाएंगे, ये इस फॉर्मूले का मैंने शॉर्टकट कर दिया है, देखो। लेकिन तुम लोग जब भी लिखोगे तब पूरा ही लिखना एग्जाम में, ये मैक्स यूटी मत लिखना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम यूसेज, U फॉर यूसेज और T फॉर टाइम, और यूटी मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम, ठीक है। इसका शॉर्टकट कर दिया है मैंने। तो अब ये फॉर्मूले का कंसेप्ट समझो, ठीक है। ये मतलब एक तो मैंने चीनी का एग्जांपल से समझा, लेकिन और भी थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास मेटेरियल ए होता है स्टोर में, ठीक है। अब मान लो स्टोर में हमारे पास मेटेरियल ए है 30 kg, ठीक है। अब मेटेरियल रोज यूज होता है, ठीक है, डेली बेसिस पे यूज होता है, ठीक है। डेली बेसिस पे यूज होता है तो हमारा मेटेरियल जो है वो कम होते जाता है, ठीक है। मेटेरियल जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। तो हमारा जो 30 kg मेटेरियल था वो डेली यूज हो रहा था, तो अभी हमारे पास मान लो 9 kg मेटेरियल रहा, उसके बाद 8 kg, उसके बाद 7 kg, ठीक है। ऐसे करके कम होता गया, ठीक है। अभी स्टॉक में मान लो ओनली 3 kg अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास 30 kg था, ऐसे कम होते होते हमारे पास 3 kg ही अवेलेबल रह गया, ठीक है। अब हमारा जो कंजम्पशन है वो हमें पता होना चाहिए पर डे का कितना है। तो मान लो कि कंजम्पशन पर डे है 1 kg करके, इसीलिए देखो मैंने कम कैसे किया है, 9, 8, 7, ठीक है। ऐसे कर सकते हो 30 फिर 29, ऐसे डॉट डॉट करके 9, 8, 7, 6 इस तरीके से। तो हम लोग के पास टोटल 30 kg मेटेरियल था जिसको हम लोग डेली 1 kg बेसिस पे यूज करते हैं। और यहाँ
पर देखो ये यूसेज हो गया। अब हमें पता करना है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग मटेरियल को ऑर्डर दे देते हैं तो वो कितने दिन में हमारे पास आके पहुंचेगा, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लीड टाइम। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लीड टाइम। लीड टाइम मान लो है 2 डेज, ठीक है, लीड टाइम मान लो 2 डेज है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों के पास देखो 3 kg मटेरियल और डेली अगर 1-1 kg मटेरियल हमारा कंजम्पशन है तो हमारे पास अभी 3 दिन का मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। 3 दिन मटेरियल को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 3 दिन हो जाएगा हमारा मटेरियल खत्म हो जाएगा। अब हम लोगों का ऑर्डर देने के 2 दिन बाद मटेरियल आता है, ठीक है। तो अब हमें जरूर से ऑर्डर कर देना चाहिए। क्यों बोलो? क्योंकि आज अगर हमारे पास अभी 3 kg मटेरियल है, आज अगर ऑर्डर देंगे, अगर हम लोग आज ऑर्डर देते हैं, ठीक है, तो आफ्टर 2 डेज हमारे पास मटेरियल आएगा, ठीक है। तो 2 डेज में ये 3 kg का मटेरियल कम होके कितना हो जाएगा? पहले 3 kg से हो जाएगा 2, 2 से 1, ठीक है, 1 kg हमारे पास दिखेगा, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास मटेरियल आके पहुंच जाएगा, तो हमारा स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं होगा। तो हम लोग अपना रीऑर्डर लेवल इस तरीके से सेट करते हैं, ठीक है, कि हम लोग का कंजम्पशन, जब भी हमें ऑर्डर करना है हमें 2 चीज देखना चाहिए कि मेरे पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो मेरा कितना दिन चलेगा। वो डिपेंड करता है कि डेली मेरा वो मटेरियल का यूज क्या है। और ये भी ध्यान में रखना है कि ऑर्डर देने से क्या अभी आ जाएगा? अगर अभी आ जाएगा तो बात अलग है, तो हमें काफी प्रीवियसली ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आने में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगता है तो हमें उस हिसाब से ऑर्डर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का मैक्सिमम कंजम्पशन फॉर्मूला क्या हो गया? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हम लोग मैक्सिमम जितना कंजम्पशन करते हैं और वो आके पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको जैसे देखो हम लोग जब ऑर्डर दे रहे हैं, जब हम लोग ऑर्डर दिए 2 दिन बाद आएगा तो हमारे पास ना 2 kg बचा हुआ है। जैसे हमारा यूज हो गया 3 से 2, ठीक है, 2 दिन बाद आके पहुंचेगा। तो वैसे ही देखो हम लोग का यहाँ पर मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? मैक्सिमम कंजम्पशन है हम लोग का 1 kg पर डे करके, ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन 1 kg पर डे करके। और मैक्सिमम लीड टाइम है हम लोग का 2 डेज, ठीक है, 2 डेज है। तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस यही है कि कितना मटेरियल रहते रहते हमें दोबारा से ऑर्डर करना चाहिए। जब भी हम लोग ये करेंगे हमें 2 चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग डेली बेसिस पे उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं और आने में कितना टाइम लगेगा। उस दोनों बात का ध्यान रखते हुए हमें ऑर्डर जनरेट करना चाहिए उस लेवल पे। उसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, रीऑर्डर लेवल के बाद हम लोग का था मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, it is the level of inventory in store beyond which the inventory level can never cross during the year। फॉर्मूला लिखवा देते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ या फिर ब्रैकेट में UQ, रीऑर्डर क्वांटिटी, या फिर ये तो पता ही है तुम लोग को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मीन UT। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ये देखो, फुल फॉर्म भी लिख देते हैं। फुल ये याद रखने के लिए, ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगा रीऑर्डर लेवल। ये हो गया, इसको ROQ EOQ लिखा जाता है, इसका जरूरी नहीं है कि फुल फॉर्म लिखो। माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है।
अच्छा, अब इसको समझाते हैं। देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टोर बियॉन्ड विच द इन्वेंट्री लेवल कैन नेवर क्रॉस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इससे ज्यादा इन्वेंट्री हम लोग पूरे साल में स्टॉक नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लो हमें 1 किलो चीनी का ही 1 मंथ जरूरत होता है, 1 मंथ में तो हम लोग 1 किलो ही मैक्सिमम रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सबका अपना एक मैक्सिमम लेवल जरूर होता है कि इससे ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, बेकार में पैसा इन्वॉल्व होगा, ठीक है, रखने का झंझट बढ़ेगा, तो हमें मैक्सिमम जितना चाहिए उतना ही रखना है। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या हो सकता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आरओएल। आरओएल का मतलब री ऑर्डर लेवल। ठीक है, जिस लेवल पे हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आरओएल। ठीक है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो मटेरियल है वो 7 kg रहते रहते हम लोग फिर से ऑर्डर करते हैं, तो ये मेरा आरओएल हो गया। ठीक है, अब जब भी हम ऑर्डर करते हैं यानी रीऑर्डर क्वांटिटी है, मान लो मेरा 10 kg, मेरे मटेरियल का खत्म कंजम्पशन खत्म होते होते जब 7 किलो पे आके पहुंचता है तो हम ऑर्डर जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम कितना ऑर्डर जनरेट करते हैं? एक बार में 10 किलो का ऑर्डर जनरेट करते हैं। और मेरा मिनिमम यूसेज जो है वो कितना है? अब मान लो मिनिमम यूसेज जो है वो है 1 kg पर डे। पर डे 1 किलो करके मटेरियल ये वाला यूज होता है। और जो मिनिमम लीड टाइम है वो 2 डेज है। मान लो मिनिमम लीड टाइम का मतलब, मिनिमम लीड टाइम मतलब कम से कम कितने दिन में आके पहुंच जाएगा। जैसे मान लो तुम लोग कभी ऑनलाइन में ऑर्डर देते हो तो लिखा हुआ रहता है ना 10 to 15 डेज में पहुंचेगा, तो 10 जो है वो मिनिमम लीड टाइम है, 15 जो है वो मैक्सिमम लीड टाइम है। कम से कम 10 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में आके पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल फिर कैसे डिसाइड होगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल इस तरीके से डिसाइड हो जाएगा कि अगर हम 7 kg रहते रहते ऑर्डर करते हैं तो मेरे पास 7 kg मेरा स्टॉक में है ही है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब क्या? इस कंटेनर में जितना आएगा, ठीक है, वही तो हुआ ना। तो मेरे पास 7 kg है जिसको रहते रहते हम ऑर्डर करें। कितना ऑर्डर करें? 10 kg, तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 17 kg टोटल बन जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन 17 kg से कम होगा, टोटल 17 kg मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऑर्डर प्लेस करने के बाद 2 दिन बाद ही आएगा सामान, उसके पहले नहीं आएगा। और 2 दिन में हमारा 2 किलो कंजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि पर डे 1 किलो का है। तो -2 kg हो जाने पे यहाँ पर देखो 15 kg हो जाएगा मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मतलब इस कंटेनर में मैक्सिमम मेरा 15 kg जो है मटेरियल हमेशा अवेलेबल होगा। तो इसीलिए माइनस हो जाता है मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, माइनस होने का मैंने रीजन बता दिया। मेरे पास 7 किलो रहते रहते हम 10 किलो ऑर्डर करते, तो मेरे पास ऑर्डर आने के बाद 17 किलो मटेरियल होना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि मटेरियल आने में 2 दिन टाइम लगेगा, तो फिर वो 7 kg से यूज होते जाएगा। 2 दिन के बाद वो 7 kg का जो कंटेनर है वहां पर 7 kg के जगह लेवल नीचे आके यहाँ दिखेगा 5 kg। ठीक है, अब 10 kg रीऑर्डर लेवल से आया तो 10 kg प्लस 5 kg 15 kg इसके अंदर दिखेगा। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो इस बेसिस पे फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, देखो, इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल at which the ordered material should be received, otherwise there will be stock out situation. There will be stock out situation. ठीक है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या है? इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल एट विच द ऑर्डर्ड मटेरियल शुड बी रिसीव। ठीक है, मतलब इतना रहते रहते ही हमें हमारे पास ऑर्डर्ड मटेरियल आ जाए। जैसे देखो यहाँ पर 5 किलो रहते रहते ही हमारे पास मटेरियल आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का मिनिमम स्टॉक लेवल है। देखो हम लोग 7 kg रहते रहते ऑर्डर किए थे, लेकिन उसके बाद तो ये 5 kg में डाउन हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने 10 kg का ऑर्डर किया, हमारे पास टोटल 15 kg आया। मतलब हम लोग अपना मिनिमम स्टॉक लेवल कितना रख रहे हैं? 5 kg रख रहे हैं।
इससे नीचे नहीं आने दे रहा है, क्योंकि उसके पहले ऑर्डर प्लेस किया तो 5 kg रहते रहते ही मिल गया। तो इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल एट विच द ऑर्डर मेटेरियल शुड बी रिसीव्ड, अदरवाइज देयर विल बी स्टॉक आउट सिचुएशन। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग अपना मिनिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन ना करें तो हम लोग का स्टॉक आउट सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का यहाँ पर फॉर्मूला देखो, मिनिमम स्टॉक लेवल ROL माइनस NUT, बताते हैं इसका फुल फॉर्म। ROL तो पता है, रीऑर्डर लेवल, और NUT का मतलब है नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल से समझाते, जैसे इस कंटेनर में मैक्सिमम कितना रहता है, 15 kg रहता है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मैक्सिमम कितना रहेगा, 15 kg हमेशा रहता है, क्योंकि देखो हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल यहाँ पर कितना आया था, 15 आया था, तो हमारे पास मैक्सिमम ये मटेरियल 15 kg रहता है। ठीक है, अब हम लोग का जो रीऑर्डर लेवल था वो कितना था, 7 kg। 7 kg पे जब डाउन हो जाता है तो हम लोग फिर रीऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं कि मेरा नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, नॉर्मल कंजम्पशन जो है वो सपोज है 1/2 kg पर डे। ठीक है, पर डे हम लोग 1/2 kg करके नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, और नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम का मतलब है ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम। ठीक है, नॉर्मल लीड टाइम जो है वो मान लो है 2 days। ठीक है, वो मान लो 2 days है, और हमें बोला है अपना मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले में डालोगे तो वो कैसे दिखेगा, देखो रीऑर्डर लेवल कितना है 7, नॉर्मल यूसेज है 1/2 kg, नॉर्मल लीड टाइम है 2 कैंसिल हो गया, 7 - 1, यानी ये कितना हो जाएगा, 7 - 1 यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 6 kg। ठीक है, तो हम लोग का जो नॉर्मल लीड टाइम है, ठीक है, सॉरी, जो हम लोग का मिनिमम स्टॉक लेवल है वो हम लोग का यहाँ पर कितना है, 6 kg, जो मैंने यहाँ पर डेटा लिया है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से आ गया है हम लोग का 6 kg। अब देखो यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल जो है, इसका मतलब देखो नॉर्मल कंजम्पशन और जो है हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन, और एक होता है मैक्सिमम लीड टाइम मिनिमम लीड टाइम। वो तो मैंने तुम लोग को बताया कि मैक्सिमम लीड टाइम मिनिमम लीड टाइम का मतलब जैसे 10 से 15 दिन लगेगा तो 10 days हो गया मिनिमम और 15 days हो गया मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन हम लोग का एक नॉर्मल लीड टाइम भी होता है, ना कम ना ज्यादा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम नहीं, एक नॉर्मल लीड टाइम कितने दिन में आके पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या हो गया, 7 kg रहते रहते हम लोग ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग का नॉर्मल कंजम्पशन अगर 1/2 kg पर डे चलता है और लीड टाइम मतलब ऑर्डर देने के बाद आके पहुंचने में अगर 2 दिन लगेगा, तो उस केस में हम लोग का कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 1 kg, क्योंकि पर डे 1/2 kg करके 1 kg, तो 7 kg से 1 kg कम हो जाएगा, तो हम लोग का कितना बचेगा, 6 kg। मतलब हम लोग मिनिमम 6 kg रहते रहते ही ऑर्डर रिसीव कर लेंगे, ऐसा सोचा है, ऐसा लेवल सेट किया है। तो इस केस में हम लोग का मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया 6 kg। ठीक है, 6 kg के नीचे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट लिखेंगे, नोट लिखो, इफ नॉर्मल कंजम्पशन if normal consumption and normal lead time are not given in question। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल लीड टाइम ये लैंग्वेज अवेलेबल नहीं होता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, देन एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज लीड टाइम इज टेकन। ठीक है, तब हम लोग एवरेज कंजम्पशन या फिर एवरेज लीड टाइम लेंगे, इसके बदले इंस्टेड ऑफ नॉर्मल यूसेज एंड नॉर्मल लीड टाइम। ठीक है, तो एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगा, एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन
प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2 और एवरेज लीड टाइम इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर हमारे पास नॉर्मल नहीं अवेलेबल रहेगा देन हम लोग जो है एवरेज यूज करेंगे। तो एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा, मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन बाय 2, मैक्सिमम मिनिमम लीड टाइम बाय 2 करेंगे तो एवरेज लीड टाइम आएगा। क्या हमें ये क्वेश्चन में देगा? हाँ, या तो हमें नॉर्मल यूसेज उनको देना चाहिए, नॉर्मल यूसेज या नॉर्मल लीड टाइम नहीं रहेगा तो ये रहेगा, फिर हम लोग इसके जगह यूज करेंगे, नॉर्मल के जगह यूज करेंगे एवरेज यूटी। ठीक है, एवरेज यूटी को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्टॉक लेवल। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या स्टॉक लेवल, रीऑर्डर, मैक्सिमम, मिनिमम। अब हम लोग एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल ये दोनों आइडेंटिफाई करेंगे। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब होता है मिनिमम, अच्छा पहले लिख लेते हैं फिर फॉर्मूला लिखते हैं। इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री held on average during the year। ठीक है, पूरे साल में हम लोग एवरेज जितना इन्वेंट्री होल्ड करेंगे उसी को बोला जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, अब एवरेज स्टॉक लेवल पे दो फॉर्मूला यूज होता है। एक तो नॉर्मल, देखो एवरेज स्टॉक लेवल मतलब क्या, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल का एवरेज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और एवरेज स्टॉक लेवल का और एक फॉर्मूला भी होगा, और एक फॉर्मूला भी होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ इंटू ईओ क्यू। ठीक है, ये भी यूज होता है। अब कब कौन सा यूज करना है, देखो अगर क्वेश्चन में ये अवेलेबल है ये भी अवेलेबल है, देखो अगर मिनिमम स्टॉक लेवल तो दोनों में ही लग रहा है तो हम लोग दोनों से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस वन और दिस वन, ठीक है ऐसे करके। और अगर मान लो हमारे पास मैक्सिमम वाला डेटा नहीं है तो फिर इसी से निकलेगा, दोनों से तो निकलेगा नहीं। अगर दोनों डेटा अवेलेबल होगा तो दोनों निकाल दो, दोनों से आंसर अलग अलग आता है। ठीक है, दोनों निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास एक ही चीज का डेटा अवेलेबल है तो फिर वही निकालेंगे। ठीक है, अदरवाइज दोनों भी निकाल के बोल सकते हो कि ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या है, दिस लेवल should be avoided as it may affect the production। Danger level equal to normal consumption into delivery period for emergency। ठीक है, देखो क्या बोला है, दिस लेवल शुड बी अवॉइडेड एज इट में अफेक्ट द प्रोडक्शन। डेंजर लेवल का मतलब क्या, हम लोग ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहां से हमारा प्रोडक्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हमें मटेरियल चाहिए एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 किलो, हमारे पास बस 1 किलो मटेरियल पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये डेंजर लेवल हो गया। अब हम लोग अपना प्रोडक्शन का काम नहीं कर सकते, प्रोडक्शन का काम हमारा अफेक्टेड हो जाएगा। तो डेंजर लेवल पे जब हम लोग डेंजर लेवल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हमें कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, देखो जैसे कि बोला नॉर्मल कंजम्पशन, मान लो कि हम लोग का नॉर्मल कंजम्पशन है 2 kg पर डे। ठीक है, और
डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी में एक दिन में आके पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे तुम लोग ऑनलाइन में भी देखोगे उसमें रहता है ना एक प्लस रहता है, एश्योर वाला रहता है, ठीक है, कि अगर आज ही डिलीवरी चाहिए तो इतना पैसा देने से एक ही दिन में मतलब सेम डे डिलीवरी हो जाएगा जिस दिन हम लोग प्रोडक्ट का ऑर्डर कर रहे हैं, ऐसा सब फैसिलिटीज रहता है। तो इमरजेंसी पीरियड का डिलीवरी भी अलग होता है, ठीक है, उसका चार्जेस ज्यादा होता है। तो डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी में एक ही दिन में हमारे पास रॉ मेटेरियल आ जाएगा और हम लोग का कंजम्पशन चल रहा है 2 kg पर डे बेसिस पे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा 2 kg, ये हम लोग का डेंजर लेवल है। क्यों? क्योंकि हमें तुरंत एक ही दिन के अंदर वो प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर 2 kg पर डे कंजम्पशन हो रहा है, 2 kg पर डे कंजम्पशन हो रहा है। और डिलीवरी पीरियड फॉर इमरजेंसी जो है वो एक दिन है, ठीक है, एक दिन में हमारे पास स्टॉक आके पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर ये 2 kg जो है ये हम लोग का डेंजर लेवल कैलकुलेट होके आएगा। अच्छा, अब इसमें इसमें भी एक नोट लिखेंगे, अगर हमारे पास इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा। इफ इमरजेंसी पीरियड is not known, consider minimum lead time for this purpose. ठीक है, बोल रहा है कि इमरजेंसी पीरियड अगर हमें नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले में क्या अप्लाई करेंगे। मिनिमम लीड टाइम, देखो इसका भी लॉजिक है, क्योंकि मिनिमम मतलब कम से कम जितना जल्दी हमारे पास आ जाए, क्योंकि हम लोग डेंजर लेवल में पहुंचने वाले हैं। तो जितना जल्दी हमारे पास सामान आ जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। अब यहाँ पर जो देखो, अगर हमारे पास इमरजेंसी टाइम पीरियड का नहीं दिया हुआ है डेटा कि इमरजेंसी में कितने जल्दी हमारे पास स्टॉक आके पहुंच जाता है, देन हमें यूज करना चाहिए मिनिमम लीड टाइम, क्योंकि वो भी हमें जल्दी देगा। मैक्सिमम तो यूज करके कोई फायदा नहीं, उसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा। हम लोग डेंजर लेवल पे है तो हमें जो मटेरियल है वो इमरजेंसी में जल्दी जल्दी चाहिए, तो फिर हम लोग मिनिमम लीड टाइम का यूज कर सकते हैं। एक अगर क्वेश्चन में ये वाला इमरजेंसी पीरियड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डेटा में ये नहीं देता है, तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे कंसेप्ट के साथ मैच नहीं हो रहा है फिलहाल। इलास्ट्रेशन 2 भी नहीं होगा, ये तो कर दिया हम लोगों ने। ये ईओ क्यू वाला था, ये भी ईओ क्यू का था। ये वाला इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 में क्या कैलकुलेट करने बोला है, रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड फॉर एज फॉलोज, ठीक है। 2 कंपोनेंट ए और बी है, वो कैसे यूज होता है, बोल रहा है कि उनका नॉर्मल यूसेज है 50 पर वीक, ठीक है। वीकली 50 यूनिट करके यूज होता है, मैक्सिमम 75 पर वीक, मिनिमम 25, मैक्स ज्यादा से ज्यादा 75 यूज हो जाता है, कम से कम 25, और अगर नॉर्मल देखो तो वो 50 पर वीक यूज होता है। ये सब वीकली डेटा दिया हुआ है, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू दिया हुआ है, ए प्रोडक्ट जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो 300 एक बार में, और ये 500। रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक्स, तो 4 है मेरा मिनिमम लीड टाइम और ये है मेरा मैक्सिमम लीड टाइम। वैसे 2 मेरा मिनिमम लीड टाइम है, 4 मेरा मैक्सिमम लीड टाइम है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया रीऑर्डर पीरियड। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने क्या बोला है, देखो, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। तो फॉर्मूला देख के कैलकुलेट करो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो, इलास्ट्रेशन 5, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, ठीक है। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था,
देखो हम शॉर्टकट लिख के दिखा रहे हैं, मैक्स यूटी, ठीक है, मैक्सिमम जितना यूसेज करें, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है, ये शॉर्टकट लिख रहे हैं याद रखने के लिए। आई होप एग्जाम में तुम लोग ऐसे इसको पूरा लिख लोगे, दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं मैक्सिमम यूसेज कितना है। ए का मैक्सिमम यूसेज है 75 और मैक्सिमम लीड टाइम है 4, तो 75 यूनिट्स पर वीक इंटू मैक्सिमम 6 वीक, मैंने गलती से 6 वीक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 450 यूनिट्स। तो रीऑर्डर लेवल इतना हो गया, और इसका रीऑर्डर लेवल कितना होगा। दोनों प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूसेज एक ही जैसा है, 75 यूनिट्स पर वीक इंटू बी कॉम्पोनेंट का 4 वीक्स है मैक्सिमम लीड टाइम, तो ये हो जाएगा 300 यूनिट, ठीक है। रीऑर्डर लेवल नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने बोला है मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल। पहले हम मिनिमम निकाल लेते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूटी, ठीक है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूटी, ठीक है। देखो इसमें माइनस क्यों होता है, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। मान लो हमारा 7 kg रहते रहते हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, अब हम लोग का आने में एक टाइम लगेगा और उसके बीच में हमारा कंजम्पशन जो है वो चलता जाएगा। तो हमारा जो रीऑर्डर लेवल जो था और उसके बीच में जो कंजम्पशन हुआ स्टॉक आके पहुंचने में, तो वो धीरे धीरे उसका लेवल और भी कम होता गया। तो जिस लेवल कम होने के बाद हमारे पास स्टॉक आके पहुंचेगा उसी को हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने 7 kg में ऑर्डर कर दिया था, ठीक है। अब 2 दिन बाद आके पहुंचेगा, 2 दिन बाद आफ्टर 2 डेज हमारे पास जो है मेटेरियल आएगा। तो 2 दिन में कंजम्पशन हो गया, मान लो हर रोज 1 किलो करके 2 दिन कंजम्पशन होने के बाद ये 5 kg बचा, अब हमारे पास स्टॉक आ गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, मिनिमम स्टॉक लेवल। हम लोग इतना कम रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, वही हम लोगों ने डिसाइड किया। अब ये कितना होगा, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, सबको अपना अपना स्टॉक लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो रीऑर्डर लेवल कितना आ गया 450, यहाँ पर नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। तो नॉर्मल यूसेज इस क्वेश्चन में है 50, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 50। लेकिन इसमें नॉर्मल लीड टाइम हमारे पास नहीं है, तो फिर हमें एवरेज लेना पड़ेगा, अभी मैंने सिखाया था। तो एवरेज लीड टाइम 4+6 डिवाइडेड बाई 2, 4+6 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 450 माइनस 50 इंटू 5, 250। तो ये हो गया 200 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 300 माइनस 50 इंटू, इसका भी 50 है नॉर्मल यूसेज, इंटू 2+4, 50 इंटू 3, 300 डिवाइडेड बाई 150, यानी 150 आंसर आएगा, ठीक है। 150 यूनिट ये हम लोग का हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ROL ऐड होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल बना रहे, रीऑर्डर लेवल और ऑर्डर रिसीव करने के बाद कितना बन रहा है वही हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है। तो ROL प्लस ROQ, पहले से हमारे पास जितना है दैट इज ROL, जिस ऑर्डर लेवल पे ऑर्डर करें, मान लो 7 किलो रहते रहते ऑर्डर कर रहे हैं और एक साथ 10 किलो ऑर्डर करें, लेकिन इस बीच तो कंजम्पशन भी होगा। तो मिनिमम यूटी, ठीक है, मीन यूटी, मिनिमम जो भी कंजम्पशन होगा वो माइनस करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। तो ROL कितना है 450, ROQ दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो दोनों का क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 और उसका 500, तो ये हो गया 300 माइनस मीन यूटी, मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम तो 4 है, मिनिमम यूसेज है 25, 25 इंटू 4, तो ये हो गया 750 माइनस 100, 650 यूनिट। ROL यहाँ पर 300 प्लस ऑर्डर कितना होगा 500 माइनस
25 है और ये हो जाएगा 4 और 2, तो मिनिमम है तो 2 होगा। 8 का 750 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट वाला भी कैलकुलेट हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही कैलकुलेट हो गया, रीऑर्डर लेवल भी। अब लास्ट हमें कैलकुलेट करके देना है एवरेज स्टॉक लेवल। देख लेते, भाई पूछा था शायद एक बार। नेक्स्ट हमें एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना, एवरेज स्टॉक लेवल। अब हम इसका आंसर दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं, मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम कितना आया, मिनिमम आया 650, मैक्सिमम आया 650, मिनिमम आया 200। 650 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, ये एक आया है, तो ये हो गया 750 नहीं 850 बाई 2, 425 यूनिट। और बी का देखते हैं, 750 प्लस 150, 900 बाई 2, 450 यूनिट, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल और एक तरीके से भी निकल जाएगा, और एक फॉर्मूला होता है वो भी दिखा देते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू या फिर आरओ। तो मिनिमम स्टॉक लेवल ये वाला 200 प्लस हाफ इंटू ईओक्यू। ईओक्यू कितना है, ईओक्यू है 300 और 500, तो ये हो गया 200 प्लस 150, 350, और ये हो जाएगा 150, ये देखो मिनिमम प्लस हाफ इंटू 500, ईओक्यू है 150 प्लस 250, ये हो गया 200 और 100 300 400, 400 यूनिट। ये हम लोग का आ गया एवरेज स्टॉक लेवल। देखो अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे 425, इसमें 350, मैंने पहले ही बोला है दोनों से आंसर अलग आएगा, यहाँ पर 450, यहाँ पर 400, ठीक है। अब देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल का एवरेज कर देंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलता है मिनिमम स्टॉक लेवल तो लेंगे लेकिन उसका एवरेज नहीं करेंगे, और जो ईओक्यू है जितना हम लोग ऑर्डर करते हैं उसका एवरेज कर देंगे, ठीक है। और दोनों का ऐड करके हम लोग एवरेज स्टॉक लेवल निकालेंगे कि हमारा एवरेज स्टॉक लेवल कितना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों से अलग आंसर आएगा अगर डेटा अवेलेबल हो, जैसे मैंने बोला तो दोनों करके आना है, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया डेटा अवेलेबल था तो मैंने दोनों तरीके का कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, इसमें भी बोला है रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम मिनिमम और डेंजर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन, हाँ बस इतना तक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि रीऑर्डरिंग क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर इज 20। मतलब अगर हम लोग एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा इतना लगता है खर्चा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो ये एनुअल कंजम्पशन। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। परचेज प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करके मिल रहा है 50 रुपीज। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, मतलब ये कैरिंग कॉस्ट हो गया जो कि हमें दे ही दिया है, स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है, 5 रुपीज। एनुअल है तो पर एनम, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमें दे दिया है 5 रुपीज, तो हमें उसको और परचेज प्राइस के ऊपर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, एवरेज 10 डेज, मैक्सिमम 15, मिनिमम 5, इमरजेंसी 4 दिन के अंदर। रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज 15 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम 20 यूनिट्स पर डे जो है कंजम्पशन चलता है, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करने क्या क्या बोला है, देखो कैलकुलेट करने हमें बोला है सबसे पहले रीऑर्डरिंग लेवल, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्स यूटी, ठीक है। तो हम लोग पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर लेते हैं।
रीऑर्डर लेवल, तो ये होता है मैक्स यूटी, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो मैक्सिमम यूसेज कितना है? मैक्सिमम यूसेज है 20 यूनिट्स पर डे, 20 यूनिट्स पर डे। ठीक है, और मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? मैक्सिमम लीड टाइम है, अच्छा मैक्सिमम लीड टाइम हमें हाँ दिया है 15 डेज दिया है, मुझे लगा नहीं दिया है, 15 डेज। तो 15 इंटू 20 मतलब हो गया 300 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या निकालने के लिए बोला है? रीऑर्डर लेवल के बाद मैक्सिमम लेवल। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा? मैक्सिमम लेवल, तो इस फॉर्मूले में मेरा प्लस आना चाहिए। कैसे मैक्सिमम लेवल कैसे होगा? जिस लेवल पे ऑर्डर कर रहे हैं वो रहते रहते हम लोग ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर कैसे करेंगे? ईओक्यू या आरओक्यू बेसिस पे करेंगे, लेकिन हमारा टोटल इतना नहीं होगा, इससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि कंजम्पशन तो चलता रहेगा ना, वो तो बंद नहीं होगा जब तक जो है ऑर्डर्ड स्टॉक आके पहुंचेगा। तो मीन यूटी। ठीक है, अब यहाँ पर आरओएल तो हम लोग निकाल लिए हैं 300 यूनिट। ठीक है, ईओक्यू हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में इसका इंफॉर्मेशन था ईओक्यू निकालने का, तो उससे हम लोग ईओक्यू निकाल लेंगे। मिनिमम यूटिलाइजेशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, तो मिनिमम यूसेज, सॉरी मिनिमम यूसेज और मिनिमम लीड टाइम। तो मिनिमम यूसेज कितना है? देखो यहाँ पर मिनिमम नहीं दिया है, लेकिन एवरेज और मैक्सिमम दिया है, तो उससे हम लोग मिनिमम निकाल सकते हैं। और मिनिमम लीड टाइम है 5 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 डेज। ठीक है, और बाकी चीजों को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ईओक्यू को। ठीक है, तो ईओक्यू क्या हो जाता है? 2 इंटू एसी इंटू ओसी डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो इसका प्रेजेंटेशन तुम लोग थोड़ा बेटर कर लेना, थोड़ा ऊपर लिख लेना, हम ये साइड में लिख के ही कर देते इधर, ताकि कैलकुलेशन कर ले। और यहाँ पर एसी है 5000 और ओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 और कैरिंग कॉस्ट है 5। तो कितना हो जाएगा देखते हैं कैलकुलेटर पे। 2 इंटू 5000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5, 40,000। इसका रूट 40,000 का रूट करने से आएगा 200 यूनिट, तो इसका मतलब यहाँ पर तो 200 आ जाएगा। और मिनिमम कैसे निकालेंगे? यहीं पर निकाल के दिखा देते। देखो एवरेज मतलब होता है मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब किसी भी रेस्पेक्ट में हो, एवरेज क्या है? कंजम्पशन। ठीक है, ये लिख देते हैं एवरेज कंजम्पशन, तो मीन प्लस मैक्स कंजम्पशन डिवाइडेड बाई 2। एवरेज कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 और मिनिमम नहीं पता, मैक्सिमम भी पता है। मैक्सिमम है हम लोग का 20। ठीक है, 20। अब इसका कैलकुलेशन करके हम लोग मिनिमम निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये हो गया 30 मीन प्लस 20। ठीक है, तो मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा? मीन इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 20 यानी कि 10। ठीक है, 10 यूनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 यूनिट। तो ये हो गया 500 प्लस, सॉरी प्लस बोल रहे 500, तो मैंने ऐड ही कर लिया, माइनस 50, तो ये हो गया 450 यूनिट। ठीक है, 450 यूनिट हम लोग का क्या कैलकुलेट होके आया? मैक्सिमम लेवल या फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जो भी बोलो, ये हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ गया 450 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल, ये दोनों बाकी है। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, तो मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब जब हम लोगों ने ऑर्डर किया उसके बाद कंजम्पशन होना स्टार्ट हुआ, नॉर्मल यूटी। ठीक है, कंजम्पशन होगा तो जिस कंजम्पशन पे, मतलब जैसे हम लोगों ने रीऑर्डर किया 7 kg पे, ठीक, फिर 2 दिन का कंजम्पशन हुआ पर केजी, पर डे 1 kg करके 2 kg, तो फिर हमारा 15 kg स्टॉक लेवल जब आया तब हमारा ऑर्डर हमारे पास आके पहुंचा। इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। अब आरओएल कितना था वो तो हम लोगों ने पहले निकाल रखा है 300 यूनिट। ठीक है, अब नॉर्मल यूज, यूटी मतलब नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। तो क्वेश्चन में नॉर्मल नहीं है, इस क्वेश्चन में एवरेज है। मैंने पहले ही बोला था अगर हमारे पास नॉर्मल नहीं है तो हम लोग एवरेज का यूज करेंगे 10 डेज। ठीक है, तो 10 डेज
नॉर्मल यूसेज और नॉर्मल लीड टाइम जो है, सॉरी एवरेज लीड टाइम जो है वो कितना है? एवरेज लीड टाइम जो है मैक्सिमम 15 मिनिमम 5, ठीक है, मैक्सिमम 15 और मिनिमम 5 है, तो 15 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। 15 + 5 डिवाइडेड बाई 2, देखते हैं कितना आता है। 300 माइनस 10 इंटू 10, नॉर्मल एवरेज यूसेज लेना पड़ेगा। अच्छा एवरेज ये 10 डेज है, मैंने गलती से डेज ले लिया। मैक्सिमम मिनिमम इमरजेंसी, अच्छा कंजम्पशन एवरेज 15 है, मैंने 10 क्यों लिख दिया पता नहीं, 15 है। ये डेज में थोड़ी ना होता है, 15 पर डे होता है, पर डे। तो 300 माइनस 150 यानी 150 ही आएगा, 150 यूनिट। ठीक है, ये हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, डेंजर लेवल का आंसर क्या होता है? नॉर्मल यूटी। नॉर्मल यूटी तो नहीं होगा डायरेक्टली, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू डिलीवरी फॉर इमरजेंसी। डिलीवरी फॉर इमरजेंसी, अगर हमारे पास ये डेटा नहीं है इमरजेंसी वाला, देन हम लोग जो है मिनिमम लीड टाइम का यूज करते हैं। तो नॉर्मल कंजम्पशन कितना है? नॉर्मल तो है नहीं हम लोग के पास, एवरेज कंजम्पशन हम लोग के पास होगा, देखते हैं। एवरेज 10 डेज है और यहाँ पर मैक्सिमम है 15 डेज, मिनिमम है 5, इमरजेंसी परचेज है 4 डेज। अच्छा इमरजेंसी परचेज डेज पता चल गया, 4 डेज, 4 दिन के अंदर इमरजेंसी में आ जाता है। और नॉर्मल यूसेज एवरेज है 15 और मैक्सिमम है 20, तो मैक्सिमम और एवरेज, ठीक है, तो एवरेज वाला हमें लेना पड़ेगा 15 यूनिट्स पर डे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60 यूनिट्स, ठीक है। तो डेंजर लेवल हम लोग का हो गया 60 यूनिट। अच्छा 7th नंबर, ये एक स्टॉक आउट का क्वेश्चन है, ये भी अलग है। ये इन्वेंट्री टर्नओवर का है, ये वाला भी इन्वेंट्री टर्नओवर का है। ये फीफो लीफो का है आई थिंक। हाँ तो ये हम लोगों ने कर लिया 1 2 3, ये सब हो गया हम लोग का। 4th नंबर, 4th नंबर वाला, यहाँ पर देखो हमें मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी और एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, ये हमें फाइंड आउट करके देने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये वाला कर लो 4th नंबर, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करके देना है मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूटी, नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग का मिनिमम स्टॉक ए का निकालने के लिए आरओएल चाहिए। देखते हैं आरओएल कहाँ पर है। आरओएल है, ये तो रीऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आरओएल फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले हम लोगों को। आरओएल, आरओएल ये रहा, ये दिया हुआ है ए का 8000, ठीक है। ए का 8000 दिया हुआ है, तो ये ले लेते हैं। यहाँ पर हमें टेबल बना के दिया है तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो 8000 आरओएल है ए का, ठीक है, और माइनस करना पड़ेगा नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। तो देखते हैं नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम कहाँ मिलेगा। नॉर्मल नहीं होगा तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पर देखते हैं वीकली प्रोडक्शन 175 to 225, एवरेजिंग 200 यूनिट ऑफ द सेट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज बोला है, वीकली प्रोडक्शन जो है वो 175 से 225 तक वैरी करता है और एवरेजिंग 200 यूनिट्स ऑफ सेट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हमें तो चाहिए कितना मटेरियल का यूज होता है। अच्छा
अब देखते हैं कितना मटेरियल का रीऑर्डर क्वांटिटी यूसेज यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, ये मिनिमम एवरेज मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है। अच्छा, अब हमें नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम चाहिए। तो नॉर्मल यूसेज यानी नॉर्मल कंजम्पशन, ठीक है। नॉर्मल कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल सकते हैं, दिया हुआ तो नहीं है लेकिन हमें निकालना पड़ेगा, जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा। नॉर्मल कंजम्पशन मतलब हम लोग पर डे कितना कंजम्पशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 200 यूनिट जो है हम लोग का नॉर्मली कंजम्पशन होता है, एवरेज, ठीक है। 200 यूनिट हम लोग का कंजम्पशन होता है। और देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पर यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ये देखो यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये लाइन हमें ये बोल रहा है कि एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए ए 10 केजी चाहिए, बी 4 केजी चाहिए और सी जो है वो 6 केजी चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग 200 यूनिट एवरेज प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कितना मटेरियल चाहिए होगा? एक यूनिट बनाने के लिए अगर 10 किलो जो है, ए का एक यूनिट बनाने के लिए, सॉरी, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बनाने के लिए ए रॉ मटेरियल एक यूनिट के लिए 10 केजी चाहिए। तो 200 यूनिट जो कि हम लोग का एवरेज है, क्योंकि नॉर्मल और एवरेज एक माना जाता है। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल नहीं है तो हम लोग एवरेज को ही लेते हैं। तो हम लोग का 200 यूनिट जो है एवरेज ए प्रोडक्ट, अगर ए सॉरी 200 यूनिट अगर हम लोग का प्रोडक्शन होता है जिसमें ये 3 रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसमें ए का नॉर्मल कंजम्पशन कितना है? तो ए का तो जरूरत पड़ता है एक यूनिट के लिए 10 केजी, तो 200 यूनिट के लिए कितना पड़ जाएगा? इंटू 10 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 200 केजी, ठीक है। तो ये हमें मिल गया नॉर्मल कंजम्पशन 200 केजी इंटू नॉर्मल लीड टाइम। अब देखते हैं ए का नॉर्मल लीड टाइम कितना है। तो एवरेज वाला लेना पड़ेगा, अगर नॉर्मल नहीं है तो 2, ठीक है। ये देखो 2 हो गया, तो 8000 माइनस 400, तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का 4000, नहीं कितना आ रहा है, ये हो गया माइनस करने से ये 2000 आया था, सॉरी 2000, यानी ये 4000, ये हम लोग का 4000 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का नॉर्मल यूसेज हमें क्वेश्चन में दिया नहीं था, हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो और हमें क्या निकालने के लिए बोला है? निकालने के लिए बोला है मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी मतलब मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस हो जाता है मीन यू टी, ठीक है। तो आरओएल, बी का आरओएल देखते हैं। बी जो रॉ मटेरियल है उसका आरओएल देखते हैं। उसका आरओएल है यहाँ पर 4750, ठीक है। उसका आरओएल है 4750, तो लिख लेते हैं 4750। उसका आर ओ क्यू कितना है? उसका आर ओ क्यू है 5000। उसका मिनिमम यूसेज और मिनिमम लीड टाइम कितना है वो देखना पड़ेगा। तो मिनिमम यूसेज, तो मिनिमम यूसेज कितना होगा देखते हैं। देखो मिनिमम 175 यूनिट बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट। और जो हम लोग बी का निकाल रहे हैं, बी का एक यूनिट में 4 केजी चाहिए, ठीक है। तो 175 में कितना चाहिए? तो 175 इंटू 4, मिनिमम यूसेज कैसे निकालेंगे? 175 इंटू 4 करके, ठीक है। ये हमारा मिनिमम यूसेज आएगा इंटू मिनिमम लीड टाइम। और मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ होगा, ये देखो यहाँ पर बी के कॉलम में देखो, ये देखो मिनिमम 3 दिया हुआ है, तो इंटू 3, ठीक है। तो ये यूसेज और इसका जो है लीड टाइम। अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा। ये हो गया 9750 माइनस 175 इंटू 4 इंटू 3, 2100, 7650, ठीक है, 7650। ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है? रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, ठीक है। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी निकालने के लिए बोला है, आरओएल ऑफ सी।
तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मैक्स यूटी मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो सी का देखते हैं मैक्सिमम यूसेज कितना होगा। मैक्सिमम हमारा 225 यूनिट बनता है, तो एक यूनिट बनाने में 6 kg सी चाहिए, तो 225 बनाने में 225 इंटू 6, तो मैक्सिमम यूसेज सी मेटेरियल का 225 इंटू 6 हो सकता है, इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम लीड टाइम ये सी का कॉलम है, देखो मैक्सिमम लीड टाइम है 4, तो इंटू 4 कर लेंगे। तो 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 225, 24 इंटू 225, तो ये आंसर आ गया 5400 यूनिट। ठीक है, ये 5400 यूनिट हो गया रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। ठीक है, और लास्ट में बोला है और एक पॉइंट बाकी है, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। ठीक है, तो ए का एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 करने से आएगा, या फिर और एक फॉर्मूले से भी आ जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम लोगों ने मिनिमम स्टॉक ऑफ ए ये निकाला है, रुको देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ए का हम लोगों ने मिनिमम स्टॉक लेवल लिया है 4000 मिनिमम। ठीक है, अच्छा, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ए का मैक्सिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम तो कैलकुलेट किया हुआ है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लीड टाइम दिया हुआ है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ए का कैलकुलेट करना पड़ेगा, इक्वल टू, फिर आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए मीन प्लस हाफ ईओ क्यूब। ठीक है, तो देखो मिनिमम स्टॉक लेवल है 4000। ठीक है, हाफ ईओ क्यू जो है, ईओ क्यू हम लोग का है यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी ए का 10000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 10000, तो 4000 प्लस 5000, ये हो गया मेरा 9000। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल 9000। तो यहाँ पर इससे डेटा निकल गया, इससे भी निकलेगा, यहाँ पर इससे भी निकलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं निकलेगा। इसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करके चेक करना है। क्या चेक करना पड़ेगा हमें, मैक्सिमम स्टॉक लेवल चाहिए किसका, ए का। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लेते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मीन यूटी, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आर ओ एल देखो, आर ओ एल गिवन है, ए का आर ओ एल गिवन है, ए का आर ओ एल है 8000, ए का आर ओ क्यू है 10000। देखो अभी अभी यहाँ पर लिखा, माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूसेज हो जाएगा 175 इंटू 10, 175 इंटू 10, और मिनिमम लीड टाइम जो है यहाँ पर देखते हैं 1 है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब चेक करते हैं, तो ये हो गया 800 और 10,000 प्लस 800 माइनस 1750, तो ये आ गया 9050। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ रहा है 9050, 9050। ठीक है, अब 9050 प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करना पड़ेगा। 6525 यूनिट इतना आ रहा है। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, अगर हम लोग मतलब मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो उस केस में मेरा आंसर निकल के आया है 6525। ठीक है, ये वाला आंसर निकल के आ रहा है। अच्छा, और तो देखो यहाँ पर स्टॉक लेवल का कोई क्वेश्चन, हाँ एक है, ये तुम लोग खुद से ट्राई करना। ये देखो 6th नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी और कोई भी स्टॉक लेवल पे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। 6th वाला क्वेश्चन जो है, ये तुम लोग को हम होमवर्क दे देते हैं, ये तुम लोग कर सकते हो खुद से। इसमें देखो थोड़ा सा फॉर्मूला समझ के याद रखना है। ठीक है, ये वाला हम होमवर्क देते हैं, ये स्टॉक लेवल से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम।